Hello everyone, welcome to Engineers Career Group Chandigarh, India's one of the best institute for GATE and PSU preparation। तो जैसा कि आप सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे गेट के नोटिफिकेशन का, तो वो आ चुका है। उसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 2024 गेट के लिए वो भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे ईसीजी की टीम आप सभी के लिए एक डिटेल एनालिसिस लेके आई है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ सारे रिनाउंड फैकल्टीज है ईसीजी के। तो मैं एक एक करके सारे फैकल्टी से पूछना चाहूंगा कि उनका क्या स्ट्रेटेजी है या वो किस तरीके से बच्चों को गाइड करना चाहेंगे गेट 2024 के लिए। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सोनी सर से। सर कुछ बताइए बच्चों के लिए कि गेट 2024 अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एग्जाम अभी चालू करने वाले हैं तो वो किस तरीके से आगे चल सकते हैं। थैंक यू सुशांत सर। आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो गेट 2024 के एग्ज़ाम को लेके है। तो अभी रिसेंटली आईएससी बेंगलोर ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी करा है जिसमें उन्होंने बताया है कि गेट 24 का जो एग्ज़ाम है वो आईएससी बेंगलोर की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस बार ये भी देखा गया है कि जो नोटिफिकेशन है वो 1 वीक पहले ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर मिड तक आता है तो वो पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एक न्यूज़ है कि अभी नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, वेबसाइट अनाउंस हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट पीएसयूज में जॉब लेना चाहते हैं, आईआईटीज में एमटेक करना चाहते हैं, तो वो आज से ही अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो आप में से यही देखते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। सो आपको पता है कि पीएसयूज की नोटिफिकेशन जो है वो तो अभी नवंबर और दिसंबर में आना स्टार्ट करेंगी, बट गेट का जो एग्जाम है वो सितंबर लास्ट में जो है वो क्लोज हो जाएगा। सो उसको पहले ही फिल करना पड़ेगा और फिल करने के साथ साथ इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना भी बहुत जरूरी है। सो आज मेरे सारे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे हम लोग गेट 2024 के एग्जाम को ट्रैक कर रहे हैं और किस तरह से इसके लिए आपको प्रिपेयर करा जाएगा। हमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम अभी रिसेंटली फिनिश हुए हैं। सो आपको मन में कोई भी डर नहीं रखना है कि हम लेट है। हमने स्पेसिफिकली इसी 4 और 5 मंथ्स के हिसाब से इस कोर्स को प्लान कर दिया है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। उसी की जो चर्चा है और जानकारी है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। सो अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं और ये चाहते हैं कि आपका गेट 24 का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आपको पीएचडी में अच्छी जॉब मिल जाए, सो इस सेशन को जो है लास्ट तक जरूर देखें। और मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट एग्जाम को लेके डीमोरलाइज है, उनको ऐसा लगता है कि गेट का एग्जाम डिफिकल्ट है और हमारे से क्रैक नहीं हो सकता है। तो हम आपके साथ एक राइट स्ट्रेटेजी जो है इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो आगे सेशन को सर जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो हम एक एक करके हमारे जितने भी फैकल्टीज है अलग अलग ब्रांच के, पहले चंद्र शर्मा सर है हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, पाठक सर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से, राकेश सर है हमारे सिविल से, हमारे एक और यहाँ पे सर प्रेजेंट है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे ब्रांच के लिए यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो हम चंद्र शर्मा सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से शुरू करना चाहते हैं। सर गेट को लेके बच्चों को इलेक्ट्रिकल को स्पेसिफिकली लेके कुछ गाइड कीजिए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आ गया है गेट एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम आपका फरवरी में होने वाला है। तो समय हमारे पास एक लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, अब हमें डिले करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो ईसीजी हमेशा आपके साथ है और हमेशा हम लोग एक बेटर प्रिपरेशन के साथ अब सामने आएंगे आगे। देखो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट का मेन कॉन्सर्न होता है वो होता है कोर सब्जेक्ट को लेकर के। तो कोर सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग का प्लानिंग एक बहुत बेटर प्लानिंग है। कोर सब्जेक्ट हम लोग सितंबर में स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि हम लोग अक्टूबर तक यानी 15 अक्टूबर तक हम लोग कोर सब्जेक्ट को समाप्त कर दें। कोर सब्जेक्ट जैसे ही समाप्त होगा यानी 70% हमारा काम वहीं पर हो जाएगा। और हमारी अगर कोर सब्जेक्ट 15 अक्टूबर तक समाप्त हो जाती है यानी 15 दिसंबर तक हम लोग टोटल सिलेबस को कवर कर सकते हैं और एक बेटर तरीके से कवर कर सकते हैं सारे सिलेबस को। तो ऐसा नहीं है कि समय कम है, हाँ समय लिमिटेड है। अब डिले नहीं करना है हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। हमारे तरफ से सिलेबस में कोई डिले नहीं होगा। हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ अब स्टार्ट करने वाले हैं बैचेस, जिसमें एक प्रॉपर टाइम पर आपकी सिलेबस समाप्त होगी और जिस पर हम लोग का मैक्सिमम जो फोकस होगा वो हमारा इलेक्ट्रिकल में कोर सब्जेक्ट पर होगा। ठीक है, तो और साथ में हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर और भी बहुत सारे सीनियर फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं जो एक बेटर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से बेटर रिजल्ट दिया जाए। और रिजल्ट कुछ इस तरह से दिया जाए
कि हमारे स्टूडेंट पीएसयू में सेलेक्ट हों। तो अगर यहाँ से हम लोग 4 से 5 महीने मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा बेटर रिजल्ट होगा और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। तो अब डिले करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखिए पाठक सर को देता हूँ। पाठक सर हमारे सीनियर फैकल्टी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। वो आप लोग को गाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, उस सब्जेक्ट को डील करते हैं पाठक सर। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। सो जैसा कि आपको पता है बच्चों की आ ही गया है हम लोगों के पास। देखिए सर, हम लोग सुशांत सर, हम लोग ऐसा था कि हम लोग के टाइम में जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो एक प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर दो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव लेते हैं ना, तो लास्ट एंड में जो लास्ट टाइम होता है ना, उसमें ना हमारी ग्रेप्सिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो एक फ़ायदा हो जाता है स्टूडेंट को। और वो थोड़ा-सा जैसे ही हम फॉर्म वगैरह भर लेते हैं, तो हम सीरियस हो जाते हैं सब्जेक्ट को लेकर के, एग्जामिनेशंस को लेकर के। और जो इधर-उधर हम घूमते हैं, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते हैं, वो हम थोड़ा-सा सीरियस हो जाते हैं फॉर्म भरने के बाद। तो यही रीज़न है कि जितने भी इस तरह के स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो लगभग 5 महीने, 6 महीने पहले फॉर्म भरवा लेते हैं, ताकि बच्चे एकदम सीरियस, डेडिकेटेड उसके लिए हो जाएँ। ठीक है? तो ये एक तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है। आई थिंक कि 24 ऑफ अगस्त से हमारा फॉर्म हम लोगों का गेट के लिए स्टार्ट हो गया है। अब बात रही, हम लोग थोड़ा-सा इस पे भी बात कर लें कि टोटल अगर अगस्त से हम लोग लेकर के सितंबर से काउंट करें, तो टोटल हमारे पास 5 मंथ होते हैं गेट के लिए। और 5 मंथ मुझे लगता है कि इनफ है। कोई ऐसा नहीं है कि 5 मंथ में हम लोग ना वो ज़्यादा है ना कम है, मतलब ठीक है, एकदम पैक है वो। और उसमें हमें सीखने के बहुत कुछ मिलता है, और हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। हमने जो पिछले 10 साल में जो अपना एक्सपीरियंस है, यही है। सब्जेक्ट को लेकर के यही बात हम करेंगे कि ये टाइम कोर्स सब्जेक्ट पढ़ने का है। कोर्स सब्जेक्ट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें मल्टी रिवीजन प्रॉपर चाहिए। ऐसा होता है कि नेटवर्क हुआ, मैथ्स हुआ, सिग्नल हुआ, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, इससे ऐसा होता है कि एक बार 2 बार में क्वेश्चन निकल जाता है, और ठीक-ठाक बच्चों का पहले ही से उनका प्रैक्टिस भी रहता है उस तरह के। लेकिन कोर जैसे कि आपको ईडीसी एनालॉग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ इलेक्ट्रिकल में, तो इसके लिए प्रॉपर रिवीजन चाहिए। तो सितंबर की जो स्ट्रेटजी हमारी होती है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, और मतलब 70 में अगर टेक्निकल मैथ और एप्टीट्यूड को हम लोग छोड़ दें, तो 70 में लगभग 25 टू 30 मार्क्स इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको लेकर के हम लोग सितंबर में हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें हम लोग हैं ही। और जो पहले से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हम अपने पास, वो लगभग उनके कोर्स कंप्लीट ही होने वाला है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होने वाला है, इलेक्ट्रिकल में भी होने वाला है। लेकिन जो नई स्ट्रेटजी है, जो बच्चे अभी फॉर्म भरने के बाद सोचते होंगे कि क्या हम गेट कर पाएंगे, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है करने के लिए। आप आराम से गेट कर सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स 4 महीने में हम दिसंबर तक उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास इसकी प्लानिंग है। एक बार जब आप हमसे मिलते हो, फिजिकली आप हमारे पास प्रेजेंट होते हो, तो वो सारी प्लानिंग हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? तो सुशांत सर को मैं फिर फॉरवर्ड करूँगा, और सुशांत सर कुछ और बताएंगे आपको। जी सर, आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा कुछ शेयर किया कि और बच्चों को इसमें मदद भी मिलेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जब बच्चों के साथ मिलेगा तो वही सबसे बड़ी चीज होती है, जो एक फैकल्टी नॉलेज के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और एक लंबा एक्सपीरियंस शेयर करता है। उसने हर साल पेपर देखा है। बच्चा तो क्या है, पिछले 2-3 साल का जनरली देखता है, पर फैकल्टी ने पिछले 10 साल से वो पेपर को देखते हैं, तो उनका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं थोड़ा मैकेनिकल से भी रिलेटेड सोनी सर से जानना चाहूंगा। सर, मैकेनिकल को लेकर बच्चों को बहुत मन में डर रहता है कि सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट हो। बहुत सारे ऐसे मैंने सब्जेक्ट सुने हैं जो बड़े होते हैं, तो बच्चों को वो भी डर रहता है कि होगा कि नहीं। तो सर, उसके लिए कुछ गाइड करें सर। मैकेनिकल के लिए सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि जो आपके मन में ये पैनिक है कि मैकेनिकल की वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो आप लास्ट 2 ईयर्स का डेटा उठा के देखो। सबसे ज़्यादा जो पीएसयूज़ में जो वैकेंसीज आई हैं, वो मैकेनिकल के लिए ही अनाउंस हुई है। सो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे मैकेनिकल में खुद भी डील करता हूँ, और जो भी मेजर स्वेट्स हैं, जैसे आपका थ्रोडायनामिक्स का सारा पोर्शन है, वो मैं सारा जो है स्टूडेंट्स को खुद पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये थ्रोडायनामिक्स का एक ऐसा बेसिक टॉपिक होता है जिसको बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है बनते हैं, और इसी से रिलेटेड ही सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है। तो चाहे आपका थ्योरी और मशीन का टॉपिक हो, चाहे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को लेके हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लेके हो, तो हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं अदर भी, जो सारे मिलके हम लोग जो है मैकेनिकल का सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। जैसे कि हमारी कोर की बात चल रही थी, हम सारे ब्रांचेस में, स्ट्रीम्स में हमारा यही सर फोकस है
कि हम लोग कोर जो सिलेबस है 15 अक्टूबर तक फिनिश करें, चाहे उसके लिए हमें दिन के जो आवर्स है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। देखो दो ही मेथड होते हैं, या तो डेज बढ़ा लें या आवर्स बढ़ा लें। अभी डेज तो कम है तो आर ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग जो सिलेबस है उसको लैंग ऑन कर देंगे, सपोज कोर्स वेट जो है दिसंबर तक खत्म नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। सो देखो सिलेबस को एक कवर करना और एक स्ट्रेटेजी वे में कवर करना और सिलेबस को फील्ड टू गुड के लिए कवर करना, दोनों में बहुत फर्क है। सो जो जितने भी यहाँ सीनियर टीचर्स बैठे हैं तो हम सबको एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस से यही है कि कोर्स फिट पहले जल्दी से खत्म कर ले, और जिनमें ज्यादा वेटेज भी होता है तो आपका स्कोर करना भी सर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो चाहे मैं बीइंग ए डायरेक्टर ही बोलूंगा, चाहे मैकेनिकल की बात हो, सिविल की हो, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, सीएससी आईटी की हो, तो हमारा पूरा प्लान रेडी है। तो आप भी फैकल्टी मेंबर हैं सिविल के, तो यू नो कि हम डेली बेसिस पे कितना वर्कआउट करते हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट को यही अपील करूंगा कि आपको मन में कोई भी डर नहीं रखना है। अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं और आपको ये लगता है कि मेरे को A24 के थ्रू रिक्रूटमेंट लेना है, बिकॉज देखो 24 का जो ईयर है वो इलेक्शन ईयर है, बहुत सारी वैकेंसीज नॉट ओनली पीएचयू, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे और अदर डिपार्टमेंट में भी आएंगी। तो उन सारी वैकेंसीज को ग्रैब करने के लिए नो डाउट 80% जो डिपार्टमेंट्स है वो आज की डेट में गेट को ही कंपल्सरी मांग रहे हैं। सो बच्चे के अगर मैं मानता हूँ कि 50-55 नंबर भी होंगे, 50-55 मार्क्स भी आप लेके आते हैं तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो 50-55 मार्क्स लेके आना मुश्किल नहीं है, बिकॉज 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है, 15 नंबर का मैथमेटिक्स आना है, 30 मार्क्स तो ये बन जाते हैं। इसमें से 22 से 25 मार्क्स लेके आना बहुत आसान है। तो बाकी बच्चे 20 से 25 मार्क्स जो है, जो कोर टॉपिक्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, अगर वो आप कर लेंगे तो 50 से 55 नंबर लेके आना बहुत आसान है। पीएसयूज में जॉब लेना बहुत ही आसान है अगर आप स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ लेते हैं। देखो वो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपको स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाया जाएगा, पूरा फोकस करके पढ़ाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो। तो हम लोग यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं पिछले 14 साल से ईसी जो पढ़ा रहा है वो सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं। सो सर मैं चाहूंगा आगे बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें। ये सर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि आप अगर डेज कम है तो आप आवर्स बढ़ा दीजिए। उससे रिलेटेड आप देख भी सकते हो कि नॉर्मल अगर आपको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 1500 से लेके 2000 आवर पूरा चाहिए पढ़ने से लेके सेल्फ स्टडी। तो अगर आप दिन में 10 घंटे भी अगर क्लास के साथ सब कुछ मिला के करते हो तो आपको 1500 से 1700 आवर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना सेल्फ स्टडी भी कंप्लीट कर लोगे और अपनी कोर्स को भी कंप्लीट कर लोगे। तो आगे मैं जानना चाहूंगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए राकेश सर से कि सर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बच्चों को क्या प्रिपरेशन या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए और उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जी थैंक यू सुशांत सर। तो जैसे कि सभी लोगों ने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं कि हमने सिलेबस को डिवाइड कर दिया मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट का जो टारगेट है हमारा वो 15 अक्टूबर तक है। जैसे कि सिविल में आपको पता है मैथ्स, सॉइल, आपका हाईवे, इन्वायरमेंट और आपका आरसीसी ले लो जिसका वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं वो सर हमारा टारगेट है कि 15 अक्टूबर तक हम उनको फिनिश करेंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है जो सभी लोगों ने मोस्ट ऑफ द पॉइंट कवर कर दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेपर इस बार बना रहा है आईआईसी बेंगलोर, ठीक है, और वो बनाता है पेपर काफी कंसेप्चुअल। अभी दो डिफरेंस है यहाँ पे, काफी ध्यान से सुनना। अगर आप ईएस एई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पे आपको बहुत सारा डेटा याद करना पड़ता है, तो जिसके लिए टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा टाइम लगेगा। और गेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीजें आपको कंसेप्चुअल करनी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है और वो कंसेप्ट को अप्लाई करना है, और कंसेप्ट कम टाइम में हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बहुत लोगों को लगता है कि गेट के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, गेट के लिए सबसे कम टाइम चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको कंसेप्ट सीखना और उसी का एप्लीकेशन है। और पेपर आईआईसी बेंगलोर बना रहा है, प्रीवियस पेपर करके देख लो, सारा पेपर कंसेप्चुअल था, तो आपने कंसेप्ट पे फोकस रखना है। डेटा बेस्ड जो चीजें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करो, ज्यादातर आप कंसेप्चुअल चीजों पे फोकस करो, यही इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगा कि टाइम अभी काफी है, जो टाइम कंस्ट्रेंट के बारे में सब लोग बात कर रहे थे, टाइम आपके पास काफी है, आप आके इतने टाइम पीरियड में अच्छे से प्रिपेयर करके एक अच्छी रैंक ले सकते हो। सेकेंडली सर ने पीएसयूज के बारे में बताया। अभी जो हम पिछले कुछ वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि जो पर ईयर वैकेंसीज निकलती हैं वो कौन सी, आपका ईएस है, सेकंड पीएसयूज है, लेकिन बाकी बच्चे जो ज्यादा फोकस किस पे रखते हैं, एई जेई पे रखते हैं, उसके लिए 2-2 साल 3-3 साल वेट करके फिर निकालते हैं। लेकिन पीएसयूज में हर साल वैकेंसी आती है, हर साल पीएसयू की वैकेंसीज फिलअप नहीं हो पाती है क्योंकि इतने बच्चे हैं ही नहीं, क्वालिटी स्टूडेंट मिल ही नहीं रहा है। तो आप अगर फोकस करोगे तो आप एक अच्छे पीएसयू में जॉब कर सकते हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हर एक तरीके से आप सिक्योर हो जाओगे। और आपको पता ही है कि जो जितने भी महारत्ना या मिनी रत्नाज हैं, पहले तो ट्राई करो कि भाई महारत्नाज में मिले,
तो उसके लिए आपको रैंक अंडर 500 तो लेके आना पड़ेगा, लेकिन उससे ऊपर भी आपके पास चांसेस रहेंगे। तो हर एक तरीके से आप प्रिपेयर रहो, आप हमारे पास आओ, रिजल्ट हमारे पास हैं। लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे आईआईटी के सिलेक्शंस हैं, ठीक है, हमारे एनआईटीज के सिलेक्शंस हैं, एमटेक में हमारे यहाँ से काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं लास्ट टाइम। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई अब टाइम वेस्ट ना करके आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लो, और यहाँ पे आके जो है जितने भी फैकल्टीज़ हैं, जिस रिस्पेक्टिव ब्रांच से फैकल्टी से मिलना चाहते हो, फैकल्टी से पहले मिल लो, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, और आपको एड्रेस पता ही है, ठीक है। तो इतना ही मैं बताना चाहूँगा सर, बाकी आप आगे जो है कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। तो आपने सिविल से भी रिलेटेड बच्चों को एक गाइडेंस दे दिया कि आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए। तो सिविल से रिलेटेड मैं भी आपको बताऊं तो फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए कुछ कोर सब्जेक्ट्स पे, जो आपको, जैसे अगर मैं बता दूं कि सॉइल इन्वायरमेंट, एप्टी और मैथ्स ही आपको मिनिमम 40 मार्क्स देके चले जाते हैं। एक का वेटेज 15 है, दूसरा आपका 10 मार्क्स तो आपका इन्वायरमेंट हो गया, 25 हो गया, और इधर आपको कम से कम 22-24 मार्क आपको इधर मिल जाएंगे। तो इधर आपको कम से कम 40 से 45 मार्क्स तो ये 4 सब्जेक्ट आपको देके चले गए, और इसके लिए आपको सिर्फ 2 महीने का समय देना होता है। उसमें आपके 4 सब्जेक्ट भी रेडी हो जाएंगे सिविल की अगर मैं बात करूं। बाकी हमारे साथ कंप्यूटर साइंस के भी सर हैं। कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा हमसे अलग सब्जेक्ट है, तो सर थोड़ा आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। सर आपको वहां पे एक बेटर आइडिया उसके रिलेटेड सर आपको प्रोवाइड करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट, थैंक यू सर। सो कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिकली हमारे पास टाइम अभी कम है, तो टाइम कम होने के लिए स्ट्रैटेजी हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है बच्चों का। तो जो बच्चे ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी उनको एनालिसिस हो जाता है। तो जो बच्चे अभी मिडिल में हैं, जो अभी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत अच्छा टाइम है। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है, 30 एप्टीट्यूड, जैसा सर ने बताया कि 15 एप्टीट्यूड होता है और 15 हमारा मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो 30 के बाद हमारा बचता है 70 टेक्निकल पार्ट। तो इस टेक्निकल में हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो मेजर कंसर्न जो एरियाज होते हैं, लाइक हमारे कुछ सब्जेक्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, और उसके बाद कंपाइलर डिजाइन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब हम एनालिसिस करके कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसा कि सर ने बताया कि ये आईएएससी का अभी इस साल का उनका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम कम टाइम के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी यहाँ पे ईसीजी के अंदर, और इस ईसीजी में आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी क्वेरी हो, तो आप हमारे पास आइए, हम इसको रिजॉल्व करेंगे और इसकी एक बेटर स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे कि आप सीएस के अंदर कैसे कैसे आपको इसको रिजॉल्व करना है। और आपको इसमें जो अटेम्प्ट करोगे आप पेपर, ठीक है, अभी एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है एक सेकंड पेपर का, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे ऑब्वियसली जो पहले से अप्रैल से अपनी तैयारी कर रहे थे या मार्च से तैयारी कर रहे थे, उनको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्ट्रीम पे रहो, आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे बने रहो और उसी तरीके से प्रिपेयर करो। जिसका इंटरेस्ट है वो दे कैन गो फॉर दैट ऑप्शन, नॉट अ बिग इशू, बट फॉर दैट टेक्निकल थिंग व्हाट यू हैव लर्न, तो इसको आप कंटिन्यू करो अपने हिसाब से, ठीक है। तो बाकी सर यही बताना चाहूंगा मैं, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के एक और फैकल्टी पाठक सर, तो थोड़ा सा मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि गेट से रिलेटेड सर कुछ बच्चों को और कुछ गाइडेंस दे दीजिए, जिससे उनको एक मोटिवेशन बना रहे सर, क्योंकि क्या होता है बच्चों के प्रिपरेशन में एक मोटिवेशन भी फैक्टर होता है, और ये अगर बना रहेगा तो बच्चे आराम से बिना डिमोटिवेट हुए भी अपने काम को आराम से पूरा कर पाएंगे। सर थोड़ा सा बस बच्चों को एक मोटिवेशन के तौर पे क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे सर? थैंक यू सुदान सर। देखिए बच्चों, जो गेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये बेसिकली जो एग्ज़ाम है ये एमटेक और पीएचडी के लिए जो है शुरू में कंडक्ट कराया जाता था। अब डे बाय डे इस एग्ज़ाम की क्वालिटी को देखते हुए, है ना, इससे पीएसयू और कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हायरिंग करने लगे हैं, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये इस एग्ज़ाम की खूबसूरती ये है कि इसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा पिछली बार आईआईटी कानपुर ने इलेक्ट्रिकल का पेपर बनाया, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उनसे पेपर आपका थोड़ा सा डिफरेंट आया। तो एज पर द गेट एग्जाम डायनेमिक्स आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, है ना केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आप जो नए क्वेश्चन भी लगाओ, है ना, तो वो आपके क्वेश्चन का लेवल उस तरीके से होना चाहिए जो एग्जाम की डिमांड को मीट करता हो। उसी तरीके से हमारे यहाँ ईसीजी में सारी फैकल्टी
एग्जाम की डिमांड को देखते हुए पढ़ाती हैं, ताकि आपका पेपर कैसा भी आ जाए तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने आपने बच्चों को एक बहुत अच्छा ब्रॉड आइडिया दे दिया कि गेट से रिलेटेड कभी कभी ऐसा होता है। सर इसी पे मैं एग्जांपल, जैसे आप इलेक्ट्रिकल का ही बोले, तो अगर सर पेपर टफ आता है तो जैसे कि हमने टॉपर का मार्क्स देखा तो वो भी कम हो गया था, अराउंड 60-70। तो इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत टफ आ गया तो आप ही को कम आएंगे, जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी उसको भी कम आएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, पेपर में जब आप बैठोगे तो आपको सारी चीजें वहां पे पता चलती है। तो उससे पेपर से उससे पहले मत डरिए, आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो नो डाउट आपका पेपर बिल्कुल अच्छा होगा। तो बाकी मैं सुनील सर से ये पूछना चाहूंगा कि बच्चों को लास्ट सर वर्ड कुछ आपके, जिससे वो प्रिपरेशन के लिए अच्छे से आगे बढ़ सके, कुछ लास्ट वर्ड सर। सुशांत सर, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो अपने नेगेटिव मार्क और मैक्सिमम मार्क्स को लेके बात करी, तो मैं इसी बात को बच्चों को क्लियर कर रहे हैं कि जो पिछले 5 साल से हमने देखा कि मैक्सिमम मार्क्स बनने शुरू हो गए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इसमें एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इनपुट टाइप क्वेश्चन एडिशन हुआ, तो उनके नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया। तो जब मैं अपने टाइम की बात करता हूँ 14-15 साल पहले, तो वहाँ पे क्या आता था, नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई होती थी। तो उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग ऑल क्वेश्चंस के ऊपर होती थी। तो सो क्या रहता था कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके नंबर कटते थे। बट अभी क्या हो रहा है, मेजोरिटी जो 60% पेपर है वो एमएसक्यू टाइप और न्यूमेरिकल इनपुट टाइप होता है। मैं 60% पेपर तो ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं आपकी, ठीक है। तो इसी वजह से मैक्सिमम मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी के मैक्सिमम मार्क्स बढ़ रहे हैं तो मेरे भी बढ़ सकते हैं, मतलब उसी हिसाब से मेरा वेटेज भी बढ़ेगा। सो इस चीज को लेकर मत घबराओ। आप गेट में अच्छे मार्क्स लेके आने के चांसेस ज्यादा हैं पहले से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, वो 101% जो है वो अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। और मेरा हर बार बच्चों को यही एम्फेसाइज रहता है कि आप पीएसयू पर फोकस करें। देखो एमटेक जो है वो तो हो ही जाएगी आपकी, आईआईटी से मिल जाएंगी, ईसीजी से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आईआईटी से, जैसे राकेश ने बताया कि इस साल ही बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, पहले बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं। तो हमारा जो मेन गोल रहता है वो ये रहता है कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसके थ्रू गेट में एलिजिबिलिटी होती है, जैसे इस बार इसरो ने एलिजिबिलिटी कर दिया था गेट एग्जाम का, और बहुत सारे ऐसे अदर एग्जाम्स हैं, पीएसयू अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी मांगते हैं। तो जो गेट का एग्जाम की एलिजिबिलिटी है फॉर जॉब लेने के लिए, हम उसके लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। देखो अल्टीमेटली आप एमटेक करेंगे, पीएचडी करेंगे, एक ना एक दिन तो आपको जॉब करनी है। तो सबसे पहले जो फोकस है वो जॉब की तरफ कर ले। अगर आप अच्छे पीएसयू से आप रिक्रूट होते हैं और वहां पे आप एज ए ऑफिसर काम करते हैं, तो 5 साल के बाद आप जो है किसी भी टॉप आईआईटी से, इवन आईएससी से, इवन आईआईएम से आप वहां पे जाके अपने हायर स्टडीज कर सकते हैं। सो ये सेकंड फेज इसको रखें कि मेरे को एमटेक करनी है, एमटेक आपकी हो ही जाएगी। सो मेन जो फोकस है वो हमारा सर यही जॉब कर रहे हैं कि बच्चों का जो है पीएसयू में सिलेक्शन होना चाहिए। और मेरा हर बार की तरह यही टारगेट है कि इस बार भी बहुत सारी सिलेक्शन हमारी जो है पीएसयू में होनी चाहिए। और नो डाउट यहाँ पे नॉन टेक्निकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और नॉन टेक्निकल में अगर अच्छे मार्क्स लेके आप आएंगे, अगर चाहते हैं कि मेरे को टॉप 100 में आना है, टॉप 500 में आना है, तो आपको 30 में से 22 नंबर मिनिमम लेके आने ही पड़ेंगे। अगर आप 30 में से 22 नंबर नहीं लेके आ पा रहे हैं, बिकॉज टेक्निकल हर बच्चा पढ़ता है, हर एक का स्ट्रॉन्ग है, हर एक ने बीटेक करी हुई, पर मैथ्स कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं छूटा हुआ, और इवन एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, कैट से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अभी आने स्टार्ट हो गए। सो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक यूनिट डायरेक्शन में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मल्टीपल डायरेक्शंस में आपको प्रिपेयर करते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन नहीं, यहाँ यूनिट डायरेक्शन प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे ईसीजी में आपको यूनिट डायरेक्शन प्रिपरेशन, ये सारी हमारे जो टीचर्स है, सीनियर टीचर्स, ये आपके लिए दिन रात काम करते हैं। और हम नए नए क्वेश्चंस ऐसे ढूंढते हैं कि जिससे हमें लगता है कि ये शायद क्वेश्चन जो है पेपर में बन के इस बार से आ सकता है। तो मेरी यही कोशिश है कि हम लोग बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाएं और बच्चों के अच्छे रिजल्ट निकालें। तो सुशांत सर ने बहुत दिनों से 2-3 दिन से मेरे को बोल ही रहे थे कि सर गेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो सारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर जो हैं क्लासेस में बिजी होते हैं, तो आज हमने स्पेशल टाइम निकाला है और ये बहुत अच्छा सेशन है। सब टीचर्स ने बहुत ज्यादा गाइडेंस जो है आपको दी है। आप जो गुरु हैं उनकी बात मानो और उन्हीं के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ पे कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक और बार नोटिफिकेशन में बता दूं कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट ऑफ अगस्त से शुरू होने वाला है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त से 29 सितंबर तक। एग्जाम के भी डेट्स उसमें आ गए। फरवरी का जो आपका फर्स्ट और सेकंड वीकेंड होता है उसमें आपके एग्जाम्स के भी डेट है, उसी में आपके ये भी पता चल जाएंगे कि आपके ब्रांच का एग्जाम कब होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, प्रिपरेशन आपको करना जरूरी है। तो फॉर्म भी सब बच्चे जो है फिलअप जितने जल्दी हो सके, जब खुलेगी साइट तो सब लोग फॉर्म भी फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा और हमारी पूरी ईसीजी की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।